बेसिक एजुकेशन डिप्लोमे की जरूरत हो या आपको किसी ट्रेड एजुकेशन की भी जरूरत हो, डिप्लोमा भी हो, सीआर ईआर 10th लेवल ऐसी है जिनमें है ना, किसमें है सर्टिफिकेट हो रिलेवेंट ट्रेड का, इसको छोड़कर इसमें 18 से 27 है एनटीसी या एनएससी। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। अब से पहले आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, लेकिन आपका कंफ्यूजन ऐसा ही है जैसा पहले था। मैं आपको इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 में फेज 14 की सारी जानकारी देने वाला हूं। मैं यहां पर प्रत्येक पोस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। किस पोस्ट में आपको डिप्लोमा या ट्रेड की जरूरत है ये आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे क्या आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्या आपको किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस की जरूरत है या विदाउट एक्सपीरियंस काम चल जाएगा, और आपकी जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। अगर चीजें क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर हमने जो भी आपकी वैकेंसी है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और वो जो 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम सिर्फ बस बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चे ने सिर्फ 10th की हो, बच्चे ने 12th की हो या बच्चे ने ग्रेजुएशन की हो, यानी कि बेसिक आपकी एजुकेशन की जरूरत होती है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें बेसिक एजुकेशन के साथ में आपको या तो डिप्लोमे की जरूरत हो, या आपको किसी ट्रेड की जरूरत हो, या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत हो। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है, जिसमें आपको बेसिक एजुकेशन की भी जरूरत हो, डिप्लोमा भी हो, आपका एक्सपीरियंस भी हो और कुछ सालों का वो एक्सपीरियंस हो। लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं, जो एक कैटेगरी सी की पोस्ट है ये बहुत कम है। कैटेगरी सी की पोस्ट बहुत कम है। उसके बाद में सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो कैटेगरी बी की है, और सेकंड नंबर पर पोस्ट है आपकी कैटेगरी ए की। अब यहां पे जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो कैटेगरी बी है, आप डिप्लोमा या ट्रेड या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से मतलब क्या है, इस बात को समझ लो। जैसे मान लो हमने क्या किया, जूनियर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो यहां पे आपके साथ में 12वीं आपने की हो, 12वीं के साथ साथ में आपकी आईटीआई हो, डिप्लोमा हो रिलेवेंट ट्रेड में। आपका रिलेवेंट ट्रेड का मतलब, मान लो आप फिटर से करना चाह रहे हो तो वहां पे फिटर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, बस आप 3 चीजों को समझ चुके हो, 3 तरह की जॉब होती है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहां पर आपकी टोटल 382 पोस्ट टाइप की पोस्ट्स है, यानी कि टोटल 382 तरह की आपको जॉब है। और वो 382 तरह को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हो तो चीजों को समझना बड़े ध्यान से। आप 10वीं पास हो तो 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, आप 12वीं पास हो 12वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, और आप ग्रेजुएशन आपने कर ली है तो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यहां पर वैकेंसी है। लेकिन कौन कौन सी, इस बात को हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जोन वाइज पोस्ट। एसएससी में सिलेक्शन फेज 14 में टोटल 9 जोनों में बांटा गया है, सीआर, ईआर, केकेआर, एमपीआर। जैसे एमपीआर का मतलब होता है एमपी रीजन। ये टोटल 9 रीजन है, जिसमें आप देखोगे एससी की सब रीजन में पोस्ट आपको बताई गई है, इसी प्रकार से एसटी की बताई गई है, इसी प्रकार से ओबीसी की बताई गई है, यूआर की बताई गई है, ईडब्ल्यूएस की बताई गई है, और ये आपकी टोटल पोस्ट है। ठीक है, आप यहां पे देखोगे टोटल आपकी 3003 पोस्ट है। 3003 पोस्ट, ये बहुत कम पोस्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा पोस्ट है। क्यों ज्यादा पोस्ट है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन मान लो देखो ये वाली कैटेगरी का फॉर्म भर दिया, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये कैटेगरी के फॉर्म भर दिए, आप बोलोगे फार्मासिस्ट का फॉर्म भर दिया, या आपका नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भर दिया, या रेडियोग्राफर का फॉर्म भर दिया, लेकिन उनके पास पर्टिकुलर चीज में डिप्लोमा नहीं है, तो उनके भी रिजेक्ट हो जाएंगे फाइनली लिस्ट में। तो यहां पर कंपटीशन कम होता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से, लेकिन आपके पास अगर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है तो आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो। अब देखोगे बड़े ध्यान से, पहले आपको ये चीज समझ लेनी है कि इसका जो फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके थे वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके थे, और लास्ट डेट आपकी 4 मई है।
अब देखो 4 मई आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, आप 4 मई तक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्म सही भरोगे, सही तरीके से अपनी पोस्ट का चुनाव करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो एक बच्चा तीनों कैटेगरी के फॉर्म भर सकता है अगर उसके पास तीनों कैटेगरी की क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10वीं वाला भी, 12वीं वाला भी और ग्रेजुएशन वाला भी। 10वीं वालों का अलग पेपर होगा, 12वीं वालों का अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों का अलग होगा, लेकिन पेपर यहां पर सबके सेम ही हो रहे होंगे। आप देखो बड़े ध्यान से, अगर मान लो आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी, आपने अब से पहले फॉर्म भर दिया और आपको लग रहा है कि आपने गलती कर दी वीडियो देखने के बाद, तो आप इस बात को समझना कि 11 मई से आप 13 मई के बीच में आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। 11 मई से 13 मई के बीच में। और अगर हम यहां पे बात करें, आपका जो पेपर की टेंटेटिव डेट दी जा रही है वो दी जा रही है जून। आपका या तो जून के लास्ट वीक में पेपर होने वाला है या जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर होगा, ये आपका टेंटेटिव डेट है। समय आपके पास काफी है। अब देखो इस बात को भी समझ लो कि यहां पर आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आपका 10th लेवल का हो उसमें भी 4 सब्जेक्ट, 12th का उसमें भी 4 सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन को उसमें भी 4 सब्जेक्ट। लेवल बढ़ता रहेगा। मान लो अगर 10th लेवल का पेपर इस लेवल का है तो 12th का इससे थोड़ा ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ आएगा और ग्रेजुएशन का इससे ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10th लेवल का पेपर आएगा MTS के लेवल का, 12th का आएगा CHSL के लेवल का और आपका ग्रेजुएशन का आएगा CGL या CPO के लेवल का पेपर। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK और इंग्लिश, 25-25 क्वेश्चन, टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50-50 मार्क्स, 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ लगेगी। और इसमें आपको सेक्शनल टाइमर है, यानी कि 15 मिनट दिए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। 15 मिनट मैथ्स के लिए, 15 मिनट रीजनिंग के लिए, 15 मिनट GS के लिए और 15 मिनट इंग्लिश के लिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहां पर इसको CBT 1 को दोगे, उसके बाद में आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 0.5 नेगेटिव हो जाएगा और फाइनली आपको पता चलेगा 1.5 मार्क्स ही मिल पाए हैं। ये नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की कौन कौन सी पोस्टें हैं, इस बात को समझ लो। 10th लेवल में आपका लैब अटेंडेंट है, स्टोर अटेंडेंट है, MTS वार्ड अटेंडेंट है, फील्ड अटेंडेंट है, कुक है, टेलर है, धोबी है, मेडिकल अटेंडेंट है और ड्राइवर या मैकेनिक है। ठीक है। 12th लेवल में क्या क्या है, आपकी जूनियर इंजीनियर है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, ग्रेड 2, फील्डमैन ड्यूटी रेंजर है, नर्सिंग ऑफिसर है, लैब असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्निकल है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट GSI, सर्वेयर ऑफ इंडिया में है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 1 है, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट है, ये वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है और फार्मासिस्ट है। ये आपकी 10th लेवल की जॉब हो गई, ये आपकी 12th लेवल की जॉब हो गई और ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जॉब हो गई। अब हम इस 10th लेवल की जॉब के बारे में बात करते हैं डिटेल से, ध्यान से बात समझना। देखो पहले एक बात और समझ लो, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। क्या बात करें हम, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें क्या मांग रहा है, एक्सपीरियंस मांग रहा है, विद एक्सपीरियंस। तो एक बार उनके बारे में जान लेते हैं, उनका एक बार डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं। आप बड़े ध्यान से इस बात को समझना। अगर मैं आपको यहां पे देखूंगा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है बेटा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट विंग्स, उस पे 2 मैंने PDF डाल दी। एक PDF में क्या है, वो पोस्टें दी है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, और एक PDF में वो सारी पोस्टें हैं जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, तो इन दोनों PDF को आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप देखोगे यहां पर बड़े ध्यान से। एक मिनट रुको, ये देखो, आप देखोगे ये जो पोस्ट है, ये वाला PDF है, इसमें आप देखोगे किसी भी पोस्ट में आपको यहां पर एक्सपीरियंस में सब में नो है, सब में नो है। तो ये वो पोस्टें हैं जिनमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और दूसरी PDF वो PDF है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो आप इन PDF को डाउनलोड कर लेना और देख लेना किसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है और किसमें नहीं है। बाकी चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ध्यान से बात को समझना। जैसे अगर हम बात करें यहां पर 10th लेवल की बात करें, किसकी बात करें,
10th लेवल की बात करें तो 10th लेवल में ये सारी कैटेगरी है, आप देखोगे सबका लेवल 1 है, लेवल 1 की जॉब है। एज कितनी है? कुछ पोस्टों में 18 से 25 है, कुछ पोस्टों में 18 से 27 है। किस किस रीजन में है? ये आपके रीजन हो गए, इन रीजन में ये आपकी पोस्ट है। और यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है आप देखोगे, स्टोर अटेंडेंट, और डिपार्टमेंट क्या है? ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे आप देखोगे लैब अटेंडेंट, डिपार्टमेंट क्या है? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पोस्ट का नाम हो गया और ये आपका डिपार्टमेंट का नाम हो गया। मैं साइड हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारी चीजें आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्टें होगी। और दूसरी चीज आप इस बात को समझ सकते हो, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पूरी की पूरी पीडीएफ, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसी होगी? लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, फील्ड कम लैब अटेंडेंट हो गया, फील्ड अटेंडेंट एमटीएस हो गया, ऑफिस अटेंडेंट एमटीएस हो गया ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, वार्ड अटेंडेंट हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, उसके बाद में मेडिकल अटेंडेंट हो गया सीजीएस में, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, यहां पर वर्कशॉप अटेंडेंट, ये सारे के सारे जो अटेंडेंट हुए ये 10वीं बेस हुए, इसमें आपको कोई भी डिप्लोमा या डिग्री नहीं चाहिए। कुछ पोस्टें और है, ये सारी पोस्टें यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट है, ये इनका जोन है, एज और लेवल 1। तो आपको बता दूं, जो आपकी लेवल 1 की जॉब है, इनमें आपको किसी में भी आपको पर्टिकुलरली कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री नहीं चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए। यानी कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके यहाँ पर, आप देखोगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की सनद होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना? और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या होगा? जो आपकी 10th क्लास होगी उस क्लास से वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ये सारी चीजें की आपकी जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल चीजें हैं। अगर आप किसी कैटेगरी का यूज करते हो तो आपके पास उस कैटेगरी का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का। ठीक है, डन है बातें। स्पेशलिटीज क्या है? यहाँ पे आप 12th हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, क्योंकि इसमें क्या मांगा है? 10वीं, और 10वीं से हायर जो एजुकेशन होगी वो सारी की सारी यहां पर चल रही होगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बड़े ध्यान से, अब हम बात करते हैं 12वीं लेवल की। अब 12वीं लेवल में क्या है सर? जो 12वीं लेवल की है उसमें कौन कौन से पे लेवल है? अच्छा, पे लेवल 6 भी है, पे लेवल 4 भी है, पे लेवल 2 भी है, और कुछ पोस्ट में तो पे लेवल 7 भी है और पे लेवल 5 भी है। तो जब इनके पे लेवल अलग अलग है तो आप देखोगे इनका एज क्राइटेरिया भी अलग होगा। कुछ का 18 से 30 है, ठीक है, कुछ का 18 से 27 है, कुछ का 18 से 25 है, यानी कि, और कुछ का 21 से 28 है। तो अलग अलग क्राइटेरिया एज का भी होगा। ये यहाँ पे आप इनकी एज देख सकते हो। अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है। और कौन कौन सी वैकेंसी है? जूनियर इंजीनियर है ना, किसमें है? DGQA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। जूनियर इंजीनियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल्स में है, वो व्हीकल में था, ये इलेक्ट्रॉनिकल्स में है, ये भी सेम मिनिस्ट्री में है। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट की भी है, ये भी सेम मिनिस्ट्री में है। और इसी प्रकार से आप देखोगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये आपका है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। ड्रिलिंग असिस्टेंट, ये आपका क्या है? ज्योग्राफी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सारी की सारी पोस्टें हैं। डिप्टी रेंजर भी है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में है। ठीक है ना, ये सारी की सारी पोस्टें। मैं साइड में हट जाता हूं, आप अपनी जो भी पोस्ट आप देखना चाहो उसमें आप पोस्ट देख सकते हो। जैसे फार्मासिस्ट कम क्लर्क भी है, कहाँ है? CGS गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट में। तो ये अलग अलग रीजन में है। जैसे ये वाली पोस्ट, जो ये वाली पोस्ट है ना फार्मासिस्ट की, ये वाली पोस्ट सब रीजन में है मेरे भाई, सारे 4 रीजन में है। कितने में? 4 में। ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितने रीजन में है? आप बोलोगे सर ये 3 रीजन में है। ठीक है, इसी प्रकार से डिप्टी रेंजर की पोस्ट किस में है? आप बोलोगे ये भी 3 रीजन में है। ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें जहां जहां ज्यादा वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो जाके आप एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे आपका ये ड्रिलिंग असिस्टेंट है, ये आपकी 4 रीजन में है। तो आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग चीजों को देखना, इस वीडियो को कुछ अच्छे से देखना पड़ेगा। अब देखोगे कुछ और पोस्ट और है, जैसे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है,
लेवल 5 की जॉब है 20 साल से 30 साल है, एमपीआर रीजन में है, सीजीएस डिपार्टमेंट है। ठीक है, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक है, आपकी एमपीआर रीजन में है, पे लेवल 6 है, सीजीएस डिपार्टमेंट है, 18 से 30 साल। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, ये इसका डिपार्टमेंट, ये इसका रीजन, ये एज, ये पे लेवल। जूनियर इंजीनियर ये आपका सेंट्रल सैनिक सिल्क बोर्ड सीआर और ईआर में 18 से 30 साल, पे लेवल 6। तो मैं आप जिसको देखना चाहो उसको देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट में। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खिंच जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें 12वीं लेवल के लिए, अब देखो 10वीं लेवल के लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी। आपको ये तो पता ही है, अगर आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हो तो 10वीं की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। आपके पास में यहाँ पर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो सबके पास है, और एसएससी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है। अब देखो यहां पर पोस्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर के लिए आपको आईटीआई होना चाहिए या फिर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो रिलेवेंट ट्रेड का। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भरना है तो आपने बीएससी नर्सिंग की हो या आपने जेएनएम किया हो। अगर आपको फार्मासिस्ट का फॉर्म भरना है तो आपने डी फार्मा किया का सर्टिफिकेट हो या स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, आपको रेडियोग्राफर का अगर पोस्ट चाहिए तो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में आपके पास होना चाहिए, रेडियोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपको स्टेनोग्राफर का पोस्ट चाहिए तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आपको स्टेनो आनी चाहिए, है ना। ये स्टेनो स्पीड सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, ये वहां पे स्टेनो टेस्ट होगा तो वहां पे ये आपको स्टेनो करा लेंगे। अगर आपको जूनियर वायरलेस चाहिए तो यहाँ पे आपकी आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स होनी चाहिए। रेज इलेक्ट्रिशियन का आप सभी जानते हैं, एज का क्या प्रोसेस है, तो ये एज का प्रोसेस है, आप समझ गए होंगे 12वीं की पोस्ट में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर हम बात करते हैं अब ग्रेजुएशन वाली पोस्ट, आप देखो ग्रेजुएशन वाली में मिनिमम पोस्ट कौन सी है सर, मिनिमम आपका पे लेवल 5 है। कितना है, पे लेवल 5 भी है, 6 भी है और पे लेवल 7 भी है। ठीक है, एज क्या है, लगभग सबकी एज 18 से 30 है, बस इसको छोड़कर इसमें 18 से 27 है, और ये एमपीआर रीजन में है, और ये किसकी जॉब है, फार्मासिस्ट की जॉब है, और एलोपैथिक में है, फार्मासिस्ट इन एलोपैथिक। ठीक है, बाकी सबकी जो एज कितनी है, 18 से 30 साल एज है। कौन कौन सी वैकेंसी है, आप बोलोगे प्रोफेशनल असिस्टेंट, अकाउंटेंट की, रिसर्च असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की, आपका फार्मासिस्ट की, आर्टिस्ट ग्रेड की, सीनियर जूलॉजिकल असिस्टेंट की, सर्वेयर की, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, या फिर यहां पे प्रोसेसिंग कम ऑफ क्यूए सुपरवाइजर की। ये इनके डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारी की सारी कौन सी है, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है। ठीक है, कुछ पोस्ट और है ग्रेजुएशन वाली। ठीक है, इनमें भी कितनी है, सब में 18 से 30 साल एज है, इनका सबका पे लेवल 6 पे लेवल है। आप देखोगे यहां पे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है, सब में ये सारी की सारी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में भी आपको ट्रेड दी होगी। एक वेल्डर है, यहाँ फिटर है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रीशियन, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, ड्राफ्ट्समैन है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है ना। ये सारी की सारी पोस्ट सोलर टेक्नीशियन है या वर्कशॉप सीए, ये वाली है। तो इनमें आपको सब में ये रिलेवेंट ट्रेड से, मान लो आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो फिटर से, तो आपके पास फिटर में आईटीआई होनी चाहिए, फिटर में आपका पास डिग्री होनी चाहिए। अब पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, ध्यान से बात समझना। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास हो, है ना। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब देखो पोस्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट क्या है, आपको डीजीटी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसी या एनएसी, प्लस होना चाहिए बीवोक और रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई। ठीक है, तो बीवोक हो
या आपकी रिलेवेंट ट्रेड में क्या हो, ITI हो। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपने BSc की हो, इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में की हो। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपने BE की हो या BTech की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए आपने D फार्मा किया हो या स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो। सर्वेयर के लिए आपने डिप्लोमा डिग्री इन जियो इंफॉर्मेटिक्स। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपने BLIB और ISC या MLIS का जो भी कोर्स है या डिप्लोमा है, आप समझ सकते हो, आपके पास होगा तो ये आपने किया हो। ये आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी का SC का तो SC का सर्टिफिकेट आपके पास, OBC का तो OBC का सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके पास NOC भी होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान से समझ लेना, ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब देखो ध्यान से, ये वो पोस्ट है जिसमें ओनली आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। और बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब है या तो आपने 10वीं कर रखी हो या 12वीं कर रखी हो या आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। आप देख सकते हो ये सारी की सारी पोस्ट है। कौन सी? मेडिकल अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंस, MTS, फील्ड अटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट और स्टोर अटेंडेंट, ये सारी की सारी आपकी हो गई 10वीं बेस। इनमें आपके पास क्या होना चाहिए? 10th होना चाहिए। ठीक है भाई। ये जो 4 तरह की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टोर क्लर्क LDC, फील्ड मैन या डिप्टी रेंजर, इनमें आपके पास सिर्फ क्या होनी चाहिए? 12वीं होनी चाहिए। 12वीं क्लास आपने कर रखी हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। पर्सनल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, GSI, जूनियर लीगल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये आपके ग्रेजुएशन वाले हैं, इसमें आपने पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन की हो। पे लेवल ये और आपकी एज ये। तो ज्यादातर बच्चे देखे होंगे कि ज्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में आ रहे होंगे, तो उनके लिए ये पोस्ट है। डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, इस बात को भी समझ लेना। ठीक है ना। पहली चीज आपके पास, आप देख लेना, एनालिसिस करने लगा कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो, रिलेवेंट ट्रेड से, क्या उसके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। किस तारीख से? आप जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस डेट से पहले, यानी कि 14 मई है शायद, हाँ 14 मई से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप अपनी एज लिमिट चेक कर लेना। एज लिमिट का मतलब आप 18 से 25 के बीच में हो, 27 के बीच में हो, 28 के बीच में हो, 30 के बीच में हो, क्या उस कैटेगरी से पर्टिकुलर आप फॉर्म भर पाओगे? एज लिमिट चेक कर लेना। आपके पास देख लेना, क्या आपके पास OBC का NCL का सर्टिफिकेट है? ये 1 ईयर का बनता है, आपके पास ये है। अगर आप इससे फॉर्म भर रहे हो तो ये आपके पास होना चाहिए उस डेट को। ठीक है। EVS का भी इसी प्रकार से है। फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए जैसे कि JEE हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, आपके पास प्रोफेशनल ट्रेड या सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो आपके पास होना चाहिए। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी चीजें आप चेक कर लेना। और लास्ट में ये है, आप अगर इससे ज्यादा नॉलेज चाहते हो, ये आपको लग रहा है कम है, तो आप SSC की वेबसाइट पे जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करोगे उसमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली जितनी इन्फॉर्मेशन डिटेल से मैंने आपको दी है। अब आपका काम क्या है? आपका हमारा स्मार्ट विंग्स, अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारी स्मार्ट विंग्स एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाना जो सिलेक्शन फेज 14 का फॉर्म भरना चाहते हैं, ताकि एक क्लियरिटी उनको मिल जाए। और वो 2 PDF जाके टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उनमें आपको पता चल जाएगा कहां पे एक्सपीरियंस मांगा है, कहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जरूरी क्या चीजें है? जरूरी आपके लिए एक तो ये जरूरी है, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद में जिन बच्चों को पता है, जो उस ट्रेड से डिपेंड करते हैं, उनको पता होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं सारा का सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।